नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। एक बहुत अच्छी सैलरी आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि लंबे समय में कोई बहुत बड़ी वेल्थ बन ही जाएगी, है ना अजीब बात। आज हम इस ब्रोक ट्रैप यानी हमेशा पैसे की कमी महसूस होने वाली आदत से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल और बिल्कुल बेसिक तरीकों पर बात करेंगे। बस एक आम इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सच में कैसे बढ़ सकता है, यही हमारा फोकस रहेगा। शुरुआत एक बहुत ही आम परेशानी से करते हैं। 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हर महीने कमाने के बाद भी महीने के आखिर तक आते आते बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली क्यों नजर आता है। असल प्रॉब्लम सैलरी में नहीं है, दिक्कत उन छोटी छोटी साइकोलॉजिकल मनी ट्रैप्स में है जो पैसा आते ही चुपचाप अकाउंट से बाहर निकाल देते हैं। सच तो यह है कि बड़ी आमदनी अक्सर अपने साथ बड़े खर्चों को ले आती है, जिससे आखिर में हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। इस विश्लेषण को आसान बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉलो करेंगे। 1. वाई सेविंग्स आंट इनफ। 2. दी एसआईपी पिगी बैंक। 3. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक्सप्लेन्ड। 4. दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और 5. स्टार्टिंग एंड स्टेपिंग अप। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। 1. वाई सेविंग्स आंट इनफ, द ट्रैप्स कीपिंग वेल्थ स्टैग्नेंट। अब इस सेक्शन की सबसे दिलचस्प बात यह देखना है कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत होने से पहले ही असल में कमाया हुआ पैसा कहां और कैसे हाथ से निकल जाता है। यहाँ ना कुछ आम फाइनेंशियल ब्लंडर्स सामने आते हैं जो वेल्थ को बनने ही नहीं देते। जैसे बजट बनाने से पहले ही खर्चा कर देना। फिर एक बहुत बड़ा ट्रैप है इमोशनल स्पेंडिंग, डोपामीन रिलीज के लिए या थकान और स्ट्रेस में आकर बिना सोचे समझे शॉपिंग करना। एक और गलती है इमरजेंसी सेफ्टी नेट का ना होना। और हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को तो भूल ही नहीं सकते। आमदनी बढ़ती नहीं कि तुरंत महंगे शौक पाल लिए जाते हैं। इंपल्स बाइस पर 24 घंटे रुकने वाले नियम को इग्नोर करना या ईएमआईज का नेट इनकम के 15% से ऊपर चला जाना। अगर इन सबके साथ पैसे को ट्रैक भी नहीं किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि रिसोर्सेज शुरू होने से पहले ही बिल्कुल निचोड़ चुके हैं। इन सारी परेशानियों से बचने का एक बड़ा ही सिंपल और स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन मौजूद है। वो है 50-30-20 बजट रूल। इस नियम के हिसाब से इनकम का 50% नीड्स यानी जरूरतों पर जाना चाहिए, 30% वांट्स यानी शौक पर लगाया जा सकता है, और सबसे जरूरी खर्च शुरू करने से पहले ही 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग निकाल लेना चाहिए। ये वेल्थ बिल्ड करने का एक ऐसा जबरदस्त और टेस्ट किया हुआ फॉर्मूला है जो सच में काम करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने से पहले एक मजबूत सेफ्टी नेट का होना बहुत जरूरी है। यहां टारगेट होना चाहिए 3 से 6 महीने के एसेंशियल लिविंग एक्सपेंसेस के बराबर एक इमरजेंसी फंड। इसे छोटे छोटे अमाउंट्स में हर महीने थोड़ा थोड़ा अलग करके शुरू किया जा सकता है। जब कोई अचानक क्राइसिस आता है तो यही लिक्विड फंड किसी के भी फाइनेंशियल प्लान्स को डिरेल होने से पूरी तरह बचाता है। अब जरा स्टैटिक और डायनामिक वेल्थ के बीच का फर्क समझते हैं। अगर पैसा सिर्फ एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो मुश्किल से 3% रिटर्न देता है। महंगाई या इन्फ्लेशन के सामने ये कुछ भी नहीं है। असल में तो वहां पैसे की वैल्यू कम ही हो रही होती है। दूसरी तरफ हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि एसआईपीज में 12 से 14% तक का पोटेंशियल होता है। ये डायनामिक ग्रोथ पैसे को सच में तेजी से बढ़ाने में मदद करती है। चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 2. दी एसआईपी पिगी बैंक, डीमिस्टिफाइंग द टर्मिनोलॉजी। अब देखते हैं कि ये आम लोगों और बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स के लिए एक इतनी सॉलिड फाउंडेशन कैसे तैयार करता है। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको अगर बचपन की उस मिट्टी वाली गुल्लक या पिगी बैंक से रिलेट किया जाए तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक डिसिप्लिन्ड और डिजिटल गुल्लक है। यहां एक फिक्स्ड अमाउंट लगातार किसी स्पेसिफिक लाइफ गोल के लिए ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में लगातार चिल्लर गुल्लक में डाली जाती थी बिना आगे की चिंता किए। यही छोटी छोटी लगातार आदत एक दिन बड़ी वेल्थ का रूप ले लेती है। और हां, यहां सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। एसआईपी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है। अक्सर लगता है कि एसआईपी का मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड्स है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे स्टॉक्स, गोल्ड या बॉन्ड्स कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। ये बस हर महीने सैलरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग अलग एसेट्स में डालने का एक आसान सा जरिया है। अगला हिस्सा 3. रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक्सप्लेन्ड, टर्निंग मार्केट ड्रॉप्स इनटू डिस्काउंट्स। इस भाग में समझते हैं कि आखिर मार्केट गिरने पर पैनिक क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलिए रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के इस गणित को टेबल पर देखते हैं। मान लीजिए पहले महीने मार्केट हाई थी और 10,000 रुपए में 54.40 के प्राइस पर 183 यूनिट्स मिले।
अब दूसरे महीने मार्केट थोड़ी डाउन हुई और प्राइस गिरकर 51.40 हो गया। तो यहां क्या होगा? उतने ही 10,000 रुपए में ऑटोमैटिकली 194 यूनिट्स मिल जाएंगे। यानी मार्केट गिरने पर एक नेचुरल भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे ओवरऑल एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सेल में पसंदीदा चीजें सस्ते में खरीदना। इसे एक रियल हिस्टोरिकल टाइमलाइन से देखते हैं, द कोविड-19 मार्केट टेस्ट। सोचिए, एक पोर्टफोलियो जो 2018 से लगातार एसआईपी में चल रहा था, वो फेब 2020 में बिल्कुल स्टेडी था। फिर अप्रैल 2020 आया, मार्केट अचानक क्रैश हुई और पोर्टफोलियो सीधे -25% दिखाने लगा। ऐसे माहौल में डर लगना लाजमी है और लोग पैनिक में पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन जिन्होंने वहां अपना एसआईपी डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, उन्हें सितंबर 2021 आते आते वही यूनिट प्राइस 150 के पार मिला। जो यूनिट्स उस लो प्राइस पर जमा हुए थे, उन्होंने ही रिकवरी के बाद सबसे जबरदस्त प्रॉफिट दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, 4, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द स्नोबॉल इफेक्ट ऑफ टाइम। यहां से उस मैजिकल मैथ को देखते हैं जो लॉन्ग टर्म एसआईपीज को इतना शक्तिशाली बनाता है। 1 करोड़ रुपया, ये नंबर सुनने में कितना बड़ा और मुश्किल सा लगता है ना? लेकिन हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि अगर सिर्फ 10,000 रुपये हर महीने लगातार 30 सालों तक एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट किए जाएं, तो इस माइलस्टोन तक बिल्कुल आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह सिर्फ पैसे बचाकर नहीं होता, बल्कि समय के साथ पैसे को और पैसा बनाने के काम पर लगाने का शानदार नतीजा है। और कंपाउंडिंग की स्पीड का कमाल तो देखिए, पहला 1 करोड़ बनने में करीब 22 साल लग सकते हैं, पर क्या दूसरा 1 करोड़ यानी टोटल 2 करोड़ तक पहुंचने में फिर से 22 साल लगेंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरा 1 करोड़ बनने में सिर्फ अगले 5 साल लगते हैं। वाह! जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वेल्थ एक्सपोनेंशियल स्पीड से स्नोबॉल होती है, ठीक पहाड़ से गिरती हुई बर्फ की गेंद की तरह, जो समय के साथ और बड़ी होती चली जाती है। आखिरी हिस्सा 5, स्टार्टिंग एंड स्टेपिंग अप, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। नंबर्स और कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, अब इस पूरे प्लान को हकीकत में उतारने का वक्त है। एक डिजिटल गुल्लक को प्रैक्टिकली सेटअप करने के 3 आसान स्टेप्स होते हैं। 1, सबसे पहले कोई अच्छा एसेट या इंडेक्स फंड चुनना होता है। 2, एक ऑटोमेटिक मंथली डिडक्शन डेट सेट करना, जैसे सैलरी आने के ठीक अगले दिन, ताकि पैसा खर्च होने से पहले ही निवेश हो जाए। और 3, जो सबसे जरूरी है, स्टेप अप एनेबल करना। इसका मतलब है इस एसआईपी अमाउंट को हर साल 7% से बढ़ाना। जैसे जैसे साल दर साल सैलरी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट्स का बढ़ना भी तो लाजमी है। अब ये एसआईपी बिना रुके चलती रहे, उसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे जीरो बेस्ड बजटिंग या जापानीज ककेबो मेथड अपनाना, जहां हर एक रुपए का हिसाब पहले से तय होता है। कैश खर्चों के लिए एनवेलप सिस्टम यूज करना एक बेहतरीन तरीका है। और कभी किसी चीज को अचानक खरीदने का मन करे तो इंपल्स बाय से बचने के लिए 24 घंटे रुककर जरूर सोचना चाहिए। डेट पेमेंट्स और सेविंग्स को हमेशा सबसे पहले ऑटोमेट करना एक आदत बनानी होगी। और हां, किसने कहा कि बजटिंग बोरिंग होती है? इस जर्नी को काफी एंगेजिंग बनाया जा सकता है। बजट्स को विजुअली ट्रैक करने के लिए मस्त कलरफुल पाई चार्ट्स बनाए जा सकते हैं, या फिर जब महीने का बजट सेट करना हो तो बैकग्राउंड में कोई एपिक सिनेमैटिक म्यूजिक प्ले करना कैसा रहेगा? थोड़ा सा फन और थोड़ी सी क्रिएटिविटी इस पूरे सफर को फोकस में रखती है और भी मजेदार बना देती है। तो इस चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या आगे आने वाली हर एक सैलरी हाइक को लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन यूं ही चुपचाप खा जाएगा, या फिर अब वक्त आ गया है एक ऐसी अनुशासित डिजिटल पिगी बैंक बनाने का जो आने वाले कल में सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि वेल्थ बनाना एक दिन का काम नहीं, जिंदगी भर की एक आदत है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।